डॉक्टर साहब, आप क्योंकि प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर भी हैं, ये बताएंगे असल मसला है क्या? असल मसले के लिए हमें सिर्फ बैकग्राउंड पता चल जाएगी तो मसला सबको खुद समझ आ जाएगी। इस साल हुआ ये कि सऊदी गवर्नमेंट ने सितंबर 2004 में डीजी हज मक्का को एक नोटिफिकेशन दिया और उनको इंफॉर्मेशन दी कि हम इस साल हज की जो डेडलाइन डेट्स हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, पेमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स अपलोड होते हैं, वीज़ाज इशू करने की डेट्स होती हैं, वो हम सारी की सारी 2 to 3 मंथ्स प्रीपोन कर रहे हैं, यानी कि हम पीछे लेके आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले मैंडेटरी हज ड्यूज़ होते हैं, उनकी डेडलाइन अलग होती है। फिर उसके बाद मिना के कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट की डेडलाइन अलग होती है। और थर्ड पे आपके होटल्स और ट्रांसपोर्ट कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने अपनी कंपनियों के हायर की होती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अपलोड करने की एक डेट होती है, उससे पहले करने होते हैं। और आखिर में वीज़ा इशू करने की डेडलाइन होती है, उससे पहले पहले आपने वीज़ा इशू करने होते हैं। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब सऊदी हज मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन दिया डीजी हज मक्का को कि हमारी सारी डेट्स 2 से 3 महीने प्रीपोन हो रही हैं, बल्कि उन्होंने डेट्स भी दी। डीजी हज मक्का ने कम्युनिकेट किया, ये सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स जो उस वक्त थे, और ये सितंबर 2024 की बात है कि इट वाज वेरी वेल प्लान्ड बाय सऊदी अथॉरिटीज। तो सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स ने बजाय के एक तो इमरजेंसी मीटिंग कॉल होनी चाहिए थी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाना चाहिए था। हज उम्रा ऑर्गेनाइजर्स की एक एसोसिएशन है जिसका नाम होप है, और उसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स को होना चाहिए था, सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स को होना चाहिए था, जूम लिंक पे डीजी हज मक्का को लेना चाहिए था, चेयरमैन होप को लेना चाहिए था, और बैठ के एक सीरियस टॉक होनी चाहिए थी कि इस साल डेडलाइंस अप टू 3 मंथ्स अर्ली हैं, तो वी ऑल हैव टू वर्क इन अ स्पीडी वे टू मीट दोज डेडलाइंस, जो कि नहीं हुआ। जो कि हमारा कल्चर है वो देखा जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ईजी लिया गया। लेकिन उससे ज़्यादा जुल्म क्या हुआ, सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर जो कि अनफॉर्चुनेटली 15 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने ये किया कि जो गवर्नमेंट हज स्कीम है वो तो लॉन्च कर दी फौरी तौर पे, और पता है आपको बैंकों के थ्रू होती है, और गवर्नमेंट हज स्कीम में बुकिंग 100% पेमेंट के बगैर नहीं होती। 12 लाख का पैकेज है तो 12 लाख हाजी को बैंक में जमा कराना है, तब वो बुकिंग होगी। और अगर एप्लीकेशंस उनके सरकारी कोटे से ज़्यादा आ गई तो कुर्रानंदाजी होती है, और अगर एप्लीकेशंस कम आई 10,000 15,000 जिस तरह पिछले साल हुआ, वो कोटा फिर वापस करते हैं हुकूमत, हमारी सऊदी हुकूमत को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी स्कीम खोल दी जो कि नॉर्मली 1 महीना टाइम होता है, उसको एक्सटेंड करते करते 2.5 महीने तक ले गए, और उस 2.5 महीने तक प्राइवेट ग्रुप ऑपरेटर्स को होल्ड करके रखा, बल्कि होल्ड नहीं, थ्रेट करके रखा कि आप बुकिंग्स नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप किसी हाजी से पेमेंट नहीं ले सकते जब तक कि हम परमिट ना करें, और जब तक कि सरकारी। डॉक्टर साहब, आपकी अगर ये 4-4.5 मिनट की गुफ्तगू पे गौर करें तो ऐसा लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान और साबिका जो सेक्रेटरी थे वो इसके जिम्मेदार। हुकूमत पाकिस्तान नहीं, साबिका सेक्रेटरी। सर, प्राइम मिनिस्टर ने कल जब मुलाकात हुई उसमें तो उन्होंने कहा कि बड़ा शर्मिंदगी का बाइस है, और उन्होंने उस मीटिंग में तो हमारे वाकफान हाल का ये कहना है कि उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर जो हैं उनकी बड़ी गलती है, उन्होंने इस पर क्यों नहीं किया। नहीं, प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर की गलती कहाँ पे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स को 3 महीने का हैंडीकैप पहले दे दिया, आपने गवर्नमेंट हज स्कीम के हाजी बुक करने शुरू कर दिए, और प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मिनिस्ट्री साइन कराती है, जिसको सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट कहते हैं। और वो सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट बेसिकली हाजी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि कोई ग्रुप ऑर्गेनाइजर मिस कमिटमेंट ना करे, जो उसने कमिटमेंट की है वो डिलीवर करे, और अगर कोई कंप्लेंट आए तो उसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट में सर्टेन पेनल्टीज होती हैं कि अगर ये चीज़ आपने पूरी नहीं की। उन्होंने उस सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट में जो पहला क्लॉज साइन कराया, उन्होंने कहा कि अगर किसी हाजी ने, पहला क्लॉज, अगर किसी ग्रुप ऑर्गेनाइजर ने किसी हाजी को बुक किया विदाउट नोटिफिकेशन फ्रॉम रिलीजियस अफेयर्स, उसको पेनलाइज किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टी, इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन कोटा, एंड वर्स कम टू वर्स आपको ब्लैकलिस्ट करके, आपका कोटा कैंसिल करके आपको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। और शोकस नोटिस इशू हुए हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन की थी, पैसे भी नहीं लिए, कि नाम लिख रहे हैं जी, अभी जब खुलेगा तो आप नाम लिखवा दें, एक प्रायोरिटी लिस्ट बन जाए। तो उसके ऊपर कुछ
बात बाहर निकली ग्रुप ऑर्गेनाइजर की, तो मिनिस्ट्री की तरफ से प्राइवेट ग्रुप ऑर्गेनाइजर को शोकॉज नोटिस हुआ क्योंकि आपने। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा तो आमतौर पे होता है कि लोग तो अगले साल के लिए भी आप लोगों को नाम लिखवा देते हैं कि जी आप नोट कर दें, हम अगले साल इतनी सीटें हमें चाहिए जी। तो उन्होंने ये किया कि पैसे देखें, एक होता है नाम लिखना, हाँ, एक होता है कि आप कहें जी 10% पेमेंट दे दें, ठीक है, तो खाली नाम लिखने की तो कोई बिल्कुल चीज नहीं है, ठीक है, आप नाम लिख के होल्ड कर लें, आप पता चले बाद में आए नहीं कोई, तो 10 कम से कम 10, 20, 25% पेमेंट से आप लॉक करते हैं, बाकी पेमेंट आप कहते हैं बाद में। तो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर को थ्रेट में था वो सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट के, किसी ने जब शोकॉज 2-3 लोगों को शोकॉज नोटिस आए तो किसी ने भी फिर जुर्रत नहीं की कि वो करे, और 3 महीने के बाद जब सरकारी हज स्कीम खत्म हुई तब मिनिस्ट्री से लेटर आया कि अब आप बुकिंग शुरू कर दें। तो एक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर को 3 महीने बुकिंग नहीं करनी थी, जबकि सेक्रेटरी को पता था कि डेडलाइन। लेकिन डॉक्टर साहब इस पे एक जो आप पे इल्जाम आता है, आपसे मुराद प्राइवेट ऑर्गेनाइजर पे, वो ये आता है कि दुनिया का कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें आप खुद पहले एडवांस इन्वेस्टमेंट ना करें और फिर आमदनी की तरफ ना आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग जो हैं वो ये करते हैं कि पहले हाजी से पैसे लेने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हाजियों से आप बुकिंग लेट हुई, आपने पैसे नहीं लिए, इसलिए आपने अपने पास से इन्वेस्टमेंट कोई नहीं की और वहाँ सऊदीया में जो इंतजाम करने थे नहीं की। ये सारों के लिए आप ये नहीं कह सकते, कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जो बड़े ग्रुप्स हैं वो तो, हम तो 1 साल पहले जब हज से आते हैं, जो अच्छे ग्रुप्स हमारे अलावा भी हैं वो पेमेंट्स करके आते हैं, जो हज पिछले साल हज से, यानी कि उस होटल को एक एडवांस दे के आते हैं, मिना के मकतब को एडवांस दे के आते हैं, यानी कि आप जब इस साल का हज हम जून में करेंगे तो हम अगले साल की पेमेंट करके आएंगे आने से पहले, ठीक है। बट यू आर राइट, कुछ ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स ऐसे हैं कि वो पेमेंट डिले करते हैं, लेकिन इस दफा सारे लोगों ने पेमेंट कलेक्ट करनी जब शुरू की तो एक तो उनको 3 मंथ्स का हैंडीकैप था, दूसरा जुल्म ये है कि स्टेट बैंक ने पर डे यहां से ट्रांसफर करने पे 2 या 3 लाख डॉलर की लिमिट लगाई हुई है। एक दिन में आप 2 से 3 लाख डॉलर से ज्यादा नहीं कर सकते, जबकि जो गवर्नमेंट स्कीम से कंप्लीट करता है पैकेज वो 14-15 लाख का है, गवर्नमेंट का पैकेज 12 लाख का है। ये 1-2 लाख रुपए इसलिए प्राइवेट हज ग्रुप में ज्यादा है कि कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्राइवेट ग्रुप देता है, लेकिन जो वीआईपी ग्रुप्स हैं जो होटल्स 5 स्टार देते हैं उनका एवरेज पैकेज जो है वो 25-30 लाख का होता है। तो अगर आप पेमेंट्स भेजना भी शुरू करें तो आप लगाएं कि एक ग्रुप अगर 1000 सीटों का है, एक ग्रुप ऑर्गेनाइजर है, वो 1000 हाजियों को लेके जा रहा है और एवरेज वो उसकी 30 लाख रुपए कॉस्ट है, तो 30 लाख इंटू 1000, तो अगर वो उसके ऊपर लिमिट है 2 लाख पर डे की, तो उसको तो महीना लग जाएगा पैसे भेजने में। तो सेक्रेटरी ने क्यों नहीं स्टेट बैंक को कहा कि वो पर डे लिमिट खत्म करें और एबॉलिश करें, ये इमरजेंसी है। सऊदी अरब ने कहा है कि जल्दी पेमेंट्स भी होंगी, जल्दी वीजे भी होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आखिर में, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ ये बता दें कि जो हाजी परेशान हैं, जो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर के साथ जाना चाहते थे, उनके लिए कोई होप है? जी होप है, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कोशिश कर रहे हैं, एक कमेटी भी बनी हुई है, हज मिनिस्टर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स भी कोशिश कर रहे हैं, और होप जो हमारी होप है वो उनका चेयरमैन वगैरह भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। कुछ कोटा आहिस्ता आहिस्ता आया भी है, उन्होंने खोला है सिस्टम, 10,000 एक दफ़ा खुला है, 13,000 एक दफ़ा खुला है, और अभी फिर उम्मीद है कि वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की पेमेंट सऊदीया में जा चुकी हुई हैं और टाइम पे जा चुकी हुई हैं, जो कि 70% लोग ऐसे हैं जिनकी पेमेंट टाइमली हो गई थी वहाँ, ठीक है। अब उसमें एक और प्रॉब्लम हुई, इनका ई सिस्टम जो है ना, उसके अंदर जो पहली पेमेंट होती है ना वो मिना की लोकेशन अलॉट कराने के लिए होती है कि आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनती है और एक डेडलाइन होती है। उस डेडलाइन से पहले पहले जो ग्रुप ऑर्गेनाइजर पैसे देता है, तो डीजी हज मक्का और होप के म्यूचुअल कॉन्सेंट से ये होता है कि इस डेट तक जिनकी पेमेंट आ गई है उनको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाएगा। प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से मिना की लोकेशन चेक कर सकते हैं, उसके बाद जो पेमेंट करेगा उसको रैंडम एलोकेशन होगी। तो इस वक्त मिना की प्लॉट की जब पेमेंट्स लोगों ने की और उसके बाद तवाफा कंपनी की पेमेंट होती है जो कि मिना का कॉन्ट्रैक्टर होता है, उस प्लॉट के ऊपर उसने खेमे बाथरूम बनाने होते हैं। तो जिन लोगों ने मिना प्लॉट्स की पेमेंट कर भी दी, हुआ ये कि 10 to 20% लोगों के प्लॉट जब वो तवाफा पेमेंट की और उसके बाद उन्होंने वीजा इशू करने की कोशिश की तो पता चला उनका प्लॉट सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो उनको अलॉट हुआ था। तो वो प्लॉट एरर से गायब हो गया या कैंसिल हो गया,
और डीजी हज मक्का को मल्टीपल रिक्वेस्ट की गई, क्योंकि जो फ्रंट मैन है जो सऊदीज के साथ कम्युनिकेट करता है वो सिर्फ डीजी हज मक्का है, ठीक है, और सऊदीज भी जो करते हैं वो सिर्फ डीजी हज मक्का के साथ करते हैं, किसी होप के या किसी के साथ नहीं करते। तो सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर को इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट गई कि सर ये प्लॉट्स हैं, इन हाजियों ने डेडलाइन से पहले प्रायोरिटी लिस्ट वाले हाजियों की प्लॉट्स कैंसिल हुए विदाउट रीजन, टेक्निकल ग्लिच की वजह से। जब टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो प्लॉट कैंसिल हुए तो आप अगला स्टेप नहीं कर सकते, जो आजकल ई हज पोर्टल है। पहले आप पेमेंट करेंगे, प्लॉट सिलेक्शन करेंगे, प्लॉट नंबर डालेंगे, अपनी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप अपने होटल्स जिनके तो आपने पेमेंट दिया उनके एग्रीमेंट्स अपलोड करेंगे और उसके बाद वीज़ा इशू करेंगे। अब इसमें अगर एक स्टेप भी कहीं ब्रेक हो गया तो आप वीज़ा इशू नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर नासिर रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है, बल्कि वो होप में है कि 23,000 आज़मीन जो है उनका तो हो गया, बाकी भी हो जाएगा, और उम्मीद की जानी चाहिए कि 67,000 पाकिस्तानी जो प्राइवेट हज पे जाना चाहते हैं वो भी हज का फरीज़ा अदा कर पाएंगे।